हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। तो हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे। पॉलिटी में इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। हमारे पास इंडियन पॉलिटी में अगर देखें तो हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिनका मेंशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, स्टेट की जो पीएससीज होती हैं, फाइनेंस कमीशन हो गया, गुड्स एंड सर्विस जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी की काउंसिल हो गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया, इसके अलावा कैग हो गया जो कि हमारा कंट्रोलर ऑडिटरी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया। एडवोकेट जनरल स्टेट के होते हैं और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हमारा यूनियन का यानी कि सेंटर का होता है। वन बाय वन करके कुछ डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में दो तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो पूछा जाएगा 3-4 बॉडीज़ के नाम लिख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी संवैधानिक संस्था है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्था का नाम दे देगा, जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल में ये लिखी गई है, वर्डित किस में किया गया है। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं कि क्या चीज़ है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, किस आर्टिकल में मेंशन है और उसका काम क्या होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 324 में है। एक और आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 326 को लेकर के, हालांकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए ही हैं, जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, मतलब कि टोटल 3 मेंबर की बॉडी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी कि जो तीनों बंदे होते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि जो इनका ओथ होता है, इनकी जो शपथ ली जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है। इन लोगों को चुनने में एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नामित किया हुआ कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर हो सकता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं लोकसभा के। टेन्योर 6 साल का होता है या फिर 65 साल का, दोनों में से जो भी जल्दी आ जाए। जैसे मान लो कोई बंदा 61 साल का है तो वो घुसा, तो 61 साल 6 साल तक अगर देखेंगे तो ये इसका 67 ईयर हो जाएगा, तो 67 नहीं 65 साल पे ये रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 या फिर 6 साल दोनों में से जो भी जल्दी आएगा वो उसका टेन्योर होता है। रिमूव करने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, वैसे ही सेम इलेक्शन कमिश्नर्स को भी हटाया जाता है। रेजिग्नेशन अगर रिजाइन देना है तो ध्यान रखिएगा, जो भी ओथ दिलवाता है, जो भी शपथ दिलवाता है, उसी को रेजिग्नेशन भी दिया जाता है। एक जनरल कंसेप्ट है ये। तो अगर प्रेसिडेंट ने ओथ दिलवाया है तो रेजिग्नेशन भी किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। ये लोग फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी इनका मेन काम होता है जितने भी एमएलए का इलेक्शन हो गया या फिर एमपी का इलेक्शन हो गया, इन लोगों के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, मेन यही इनका काम होता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, इन सारे इलेक्शंस को ये कंडक्ट करवाते हैं। दूसरी हमारे पास बॉडी आती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का एग्जाम जो होता है, ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 312 से 323 के बीच में। यहाँ पर एक चेयरमैन होते हैं, बाकी अदर मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। इनका भी जो टेन्योर होता है 6 साल बटा 65 साल, 6 बटा 65, मतलब कि 6 साल या फिर 65 ईयर, जो भी जल्दी आ जाए। रिमूव करने के लिए जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमीशन का देखा, वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस होती है। यहाँ पर रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी इंक्वायरी की जाती है, मतलब एक इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद से प्रेसिडेंट के द्वारा हटा दिया जाएगा। रिज़ाइन जो ओथ दिलवाया है वही दिया जाएगा। इनका टेन्योर क्या होता है? चेयरमैन जो होता है वो वापस से री अपॉइंट नहीं हो सकता है, लेकिन जो मेंबर होते हैं वो लोग रीअपॉइंट हो सकते हैं एज अ चेयरमैन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, हमारे पास एक तरफ यूपीएससी है और दूसरे तरफ हमारी स्टेट की पीएससीज है। यूपीएससी का अपना एक चेयरमैन होता है और इसके अलावा यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। सेम वैसे ही स्टेट का अपना चेयरमैन होता है और इसके अलावा इसके मेंबर्स होते हैं। ये जो चेयरमैन है यूपीएससी का, ये तो अपने टॉप पोजीशन पे है, इसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती है।
लेकिन मेंबर तो चेयरमैन बन सकता है। स्टेट पीएससी का चेयरमैन यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। इसके जो मेंबर्स हो सकते हैं वो यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। चेयरमैन यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, मेंबर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। इसका मतलब चेयरमैन को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी के चेयरमैन हो, मेंबर हो या यूपीएससी के मेंबर हो, इन लोगों की रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है। मेन काम इसका क्या है? मेन काम है वही एग्जाम कंडक्ट कराना, एग्जाम की रिपोर्ट तैयार करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान रखना है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है वैसे आप लोग सुने होंगे स्टेट का पीसीएस एग्जामिनेशन होता है, वो स्टेट वाले अपना कंडक्ट करवाते हैं और इसको कंडक्ट करवाने के लिए ही स्टेट पीएससीज होती हैं। इनका भी मेंशन आर्टिकल 315 से 323 के बीच में किया गया है, जैसा कि हमारे यूपीएससी के द्वारा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इनका जो अपॉइंटमेंट, अच्छा इसमें मेंबर्स क्या होते हैं? इसमें एक चेयरमैन होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस ही किए। चूंकि यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा करवाया जाता है। गवर्नर यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं। इनका भी टेन्योर सेम वही 6 साल, लेकिन स्टेट में क्या है 62 साल चलती है। 65 हमारे सेंटर में चलती है, लेकिन स्टेट में 62 साल चलती है, ध्यान रखना है। यहाँ पर रिमूवल के लिए ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट करते हैं रिमूवल। हालांकि अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर ने किया था, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सेम वही सारी चीज़ें होती हैं कि इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद में फिर रिमूव कर दिया जाता है। रिज़ाइन करने के लिए जिसने ओथ दिलवाया है उसी को रिज़ाइन किया जाएगा। टेन्योर के बाद में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि चेयरमैन जो है यूपीएससी के मेंबर या फिर चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी के मेंबर भी जो है चेयरमैन या फिर यूपीएससी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। पावर सेम वही होती है, इनका भी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए होता है। फाइनेंस कमीशन को देखें तो फाइनेंस कमीशन या आर्टिकल नंबर 280 में मेंशन किया गया है। यहाँ पर चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के साथ 4 और मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल ये 5 मेंबर की बॉडी होती है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब जैसे लास्ट जो फाइनेंस कमीशन बनी थी, एनके सिंह कमेटी बनी थी, पोस्ट टर्म के बाद ये प्रेसिडेंट के ऊपर में होता है कि वो करना है नहीं करना है, क्या चीज़ें होनी है। रीअपॉइंटमेंट के लिए ये लोग एलिजिबल होते हैं, यानी कि वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है। इनका मेन काम जो होता है वो रिकमेंडेशन देना होता है कि आखिर में किस तरीके से हम जितने भी टैक्सेस वगैरह हो रहे हो को किस तरीके से हम डिवॉल्व कर सकते हैं, कितना स्टेट का शेयर होगा, कितना सेंटर का शेयर होगा, पंचायत को कितना पैसा दिया जाना चाहिए, एक सजेशन दिया जाता है। एक छोटी सी कहानी अगर बात करूं मैं, जिससे कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। आंध्र प्रदेश का 2014 के दौरान में आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था और आंध्र प्रदेश को तोड़ करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट बन गए थे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने ये कहा कि चलो ठीक है, आप तेलंगाना बना रहे हो और तेलंगाना में ही सारे जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड, हैदराबाद सिटी सब कुछ चला गया था, तो आंध्र प्रदेश के बाद ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं था। आंध्र प्रदेश ने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब होता है फंड ज़्यादा मिलते हैं इसमें। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर आप दे दो तो मैं ये रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी और यूपीए गवर्नमेंट ने ये कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीऑर्गेनाइजेशन के बाद सरकार बदल जाती है, एनडीए की सरकार आ जाती है और एनडीए की सरकार आने के बाद में इस समय जो नया फाइनेंस कमीशन आता है, 15th फाइनेंस कमीशन बेसिकली, इस फाइनेंस कमीशन ने 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कह दिया कि किसी को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी भी स्टेट को अब नहीं दिया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन होती है। इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर एनडीए गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को ये कहा कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार देखो ऐसा है कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था। तो एनडीए गवर्नमेंट कहती है कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यूपीए गवर्नमेंट के थे और हमने आपको प्रॉमिस नहीं किया था। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट बोलती है कि पीएम चाहे किसी भी पार्टी का हो, पीएम तो पीएम होता है और अगर पीएम ने मुझे प्रॉमिस किया है, मुझे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएम ने प्रॉमिस किया हुआ है। तो यहाँ पर अब जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसने इस पीएम का न सहारा लेकर के अब एनडीए गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो फाइनेंस कमीशन बोल रहा है कि कोई भी अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी को भी नहीं दिया जाना चाहिए। फाइनेंस कमीशन के ऊपर में अब बात आ गई। फाइनेंस कमीशन ने ये कहा हम तो रिकमेंडेटरी बॉडी हैं, हमारी बातें कब से मानी जाने लगी, तो हम तो रिकमेंडेशन देते हैं केवल और केवल, मानना ना मानना ये तो आपके ऊपर होता है। फिर आंध्र प्रदेश ने यह कहा कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ और अब अल्टीमेटली एनडीए गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो नहीं दिया, लेकिन इसके बराबर में जितनी भी इंपॉर्टेंस जो भी चीज़ें दी जाती हैं, जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आंध्र प्रदेश को दिए गए। अभी 15,000 करोड़ रुपए का पोलावरम डैम दिया गया है, प्लस साथ में एक्स्ट्रा फंड्स और दिए गए हैं। ये बेसिकली पूरी कहानी थी।
तो फाइनेंस कमीशन यहाँ से एक बात समझ में आ गई होगी कि ये बेसिकली जितनी भी टैक्सेस का डिवोल्यूशन करता है, स्टेट को कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ये सब यहाँ पर इसके द्वारा रिकमेंडेशन के तौर पर बनाई जाती है। और ये रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है कि सरकार के द्वारा मानी जाए, वो बात दूसरी है कि सरकार सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है। इसमें एक बात और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पंचायत को भी कितना पैसा दिया जाना है ये भी बताया जाता है कि कितना दिया जाना चाहिए, और ये बताती है स्टेट फाइनेंस कमीशन। इन रियलिटी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन ही रियलिटी में डिसाइड करता है कि कितना पंचायत को पैसा दिया जाना है। वो बात दूसरी है कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन सेंटर का है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी कुछ सजेशन देता है कि आप पंचायत को कितना पैसा दीजिए। जीएसटी काउंसिल हमारा आर्टिकल नंबर 279A में लिखा गया है। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर कंपोजिशन के तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक चेयरमैन के तौर पे होते हैं। इसके अलावा जो भी रिवेन्यू या फाइनेंस का मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो भी यहाँ पर मेंबर होता है। इसकी सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में है। बाकी ये एक्स ऑफिशियो जो सेक्रेटरी होते हैं इसमें वो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं। बाकी इसका मेन काम यही होता है कि पराठा पे कितना टैक्स लगाना है, रोटी पर कितना टैक्स लगाना है, 5% के अंदर में कितना जाएगा, 12% के अंदर में कितना जाएगा, 18 में कितना जाएगा, 28 में कितना जाएगा, पॉपकॉर्न किस में जाएगा, कैरामल किस में जाएगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये काउंसिल ही मेन डिसाइड करती है। नॉर्मली आप देखेंगे हर 3 महीने 4 महीने पर ये कमेटी काउंसिल बनती है और फिर ये डिसाइड करती है कि पराठे पे कितना टैक्स लगना है, रोटी पे कितना टैक्स लगने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है ये आर्टिकल नंबर 338 में मेंशन किया गया है। यहाँ पर चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 अदर मेंबर होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, 3 साल का अपॉइंटमेंट होता है। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट की जाती है। और इनका मेन काम क्या होता है, मेन काम इनका होता है कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं हमारे कंट्री में, एंग्लो इंडियन के लोग हैं, उनका प्रोटेक्शन किया जाए, उनके सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। NCST ये जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं, शुरुआत में तो हालांकि SC के ही जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसी के ही अंडर में बनाया गया था, लेकिन बाद में 1989 के पास में इसको अलग कर दिया गया और इसके लिए एक अलग से प्रोविज़न किया गया आर्टिकल नंबर 338A। यहाँ पर सेम सारी चीज़ें होती हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सेम वही सारी चीज़ें होती हैं। बस यहाँ पर ये कहा गया कि अब जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग संस्था वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग संस्था रहेगी और ये ट्राइबल पीपल के सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 338A में इसका मेंशन किया गया है। अभी रिसेंट में 2018 में एक नया बॉडी बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और ये 338B में इसका मेंशन किया गया है। ये देखो 338A था ये और ये 338B है और SC वाला जो है वो 338 है, तो एक साथ ही सारे मेंशन कर दिए गए हैं। ये 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको पास किया गया है। इनका मेन जो काम है वो सोशली और जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड पीपल हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, उनके सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर हमारे पास लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहा जाता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल नंबर 350 में है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जो भी लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी लोग हैं उन लोगों के लिए ये प्रथा की गई है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस बॉडी को बनाया गया था। यहाँ पर एक कमिश्नर होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इस मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट होती है CAG, कैग। कैग का मेन काम होता है, कैग का पहले आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 148 में इसका मेंशन किया गया है और इसके जितने भी फंक्शन वगैरह है सब कुछ ये आर्टिकल नंबर 148 टू 151 के बीच में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 148 में ये बताया गया है कि हमारे यहाँ देश में एक CAG होगा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल होगा। ये कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटरी जनरल, हालांकि जो कंसेप्ट है वो UK में है, UK से ही हम लोगों ने लिया है, लेकिन UK में जो कंसेप्ट है वहाँ पर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल दोनों का काम होता है। यानी कि जो ये बंदा होगा वो कॉम्प्ट्रोलर का भी काम करेगा और ऑडिटरी जनरल का भी काम करेगा। कॉम्प्ट्रोलर का मतलब होता है ये बताना कि बजट में कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं, क्या वो सही तरीके से किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, कितना करना चाहिए था, एक कमेंट पास करते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में कॉम्प्ट्रोलर का काम नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑडिटरी काम किया जाता है कि जो भी बजट एलोकेट कर दिया गया उस पर कोई भी बहस नहीं होगी, केवल और केवल कि वो बजट कितना खर्च किया गया है, सही तरीके से किया गया है, मतलब कि क्या उसमें किसी तरीके की धांधली, करप्शन वगैरह नहीं हुआ है, ये बात बतानी होती है CAG को। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। 6/65 यहाँ पर भी होता है।
ये प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन कर सकते हैं। और सेम वही जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, सेम वैसे ही प्रेसिडेंट जो है वो मतलब CAG को भी हटा सकते हैं। इनका मेन काम हम लोगों ने बात कर ही लिया कि जो भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होती है उसको ऑडिट करना इनका मेन काम होता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी और काम में भी इनको लगा सकती है, यानी कि स्टेट के भी रिक्वेस्ट पर स्टेट को भी ये CAG की सुविधा दी जा सकती है। नेक्स्ट आती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो मेंशन है वो आर्टिकल नंबर 76 में मेन किया गया है। इसके अलावा 88 और 105 में भी इसका मेंशन हमें देखने को मिल जाता है। 105 में स्पेशल कुछ यहाँ पर इनको प्रिविलेज दिए गए हैं, और ये जो प्रिविलेज हैं जैसे हाउस में ये बैठ सकते हैं, कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, बस इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ये चीज़ दी गई है 105 में। अदरवाइज कभी आपसे पूछा है आर्टिकल नंबर 76 में क्या मेंशन किया गया है या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन किस में हमें देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 76 में इनका मेंशन देखने को मिल जाता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट को ही करेंगे। काम क्या होता है इनका? काम होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं पर भी गवर्नमेंट का कोई केस होता है तो यही जाते हैं फाइट करने के लिए। जैसे आप लोग देखे होंगे हर एक कंपनी अपना एक वकील बना करके रखी होती है, अपना एक लॉयर बना के रखी होती है। सेम वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो वकील होता है उसको हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यही हर जगह पर केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और साथ में गवर्नमेंट के भी केसेस ले सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस जब ये कर रहे होंगे तो ये केवल और केवल उन्हीं केसेस को फाइट कर सकते हैं, उन्हीं केसेस को लड़ सकते हैं जिसमें सरकार पार्टी नहीं होती है। आप लोग के दिमाग में हो सकता है सरकार पार्टी का मतलब क्या होता है। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे, जैसे केशवानंद भारती केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस यहाँ पर लिखा होता है स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पर जो केरला गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पार्टी है, तो जो भी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होगा वो एडवोकेट जनरल यहाँ पर आएगा, अपीयरेंस देगा, इसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो एडवोकेट जनरल जैसे सेंटर का होता है अटॉर्नी, वैसे ही स्टेट का होता है एडवोकेट। सेम A to Z सब सेम है। आर्टिकल नंबर 165 में इसका मेंशन मिल जाता है। जैसे कि हम लोगों को देखने को मिला अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो स्टेट वाला कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। रेजिग्नेशन किसको करेंगे? जो ओथ दिलवा रहा है। तो ये चीज़ हो जाती है एडवोकेट। सेम वही काम होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थे। अब कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, उसका नाम पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि जिसके कोई एक बॉडी जो बनाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई एक एक्ट बनाया गया है, यानी इसके एक स्टैच्यू बनाई गई है। इस स्टैच्यू के बेसिस पर ही इस बॉडी का एग्जिस्टेंस है। जैसे सेबी हो गई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी एक्ट 1992 से बनाई गई है। इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि कौन सी बॉडी किस एक्ट से बनाई गई है, उसका ईयर जरूर ध्यान रखना है। सेबी का मेन काम क्या होता है? सेबी का मेन काम होता है जितने भी हमारे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, शेयर मार्केट वगैरह चलते हैं, इनको रेगुलेट करने का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन राइट कमीशन होती है, NHRC। सेम वैसे ही स्टेट के पास अपनी होती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट HRC जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 1993 में बनाई गई थी। 1993 में बनाई गई थी क्योंकि इसी समय एक पेरिस कन्वेंशन आया था, और ये जो पेरिस कन्वेंशन था ये ह्यूमन राइट को ही लेकर के बताया गया था। सेम वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होती है, ऐसे ही हमारे पास स्टेट कमीशन फॉर वुमेन भी होती है, NCW। ये हमारे पास वुमेन एक्ट 1990 के थ्रू बनाया गया था। माइनॉरिटी के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, जो कि माइनॉरिटी एक्ट 1992 के थ्रू बनाई गई थी। ये सब तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग NGT। NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं वो NGT एक्ट 2010 के तहत होते हैं। आर्म फोर्स के लिए ट्रिब्यूनल होती है, 2007 में बनाई गई थी। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI इसको बोलते हैं, और ये आधार एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। आधार के लिए मेन बनाई गई थी। CVC हो गई जो विजिलेंस का काम करते हैं, 2003 में। ध्यान रखना है सैंथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये बनाई गई थी। सैंथनम कमेटी का नाम ध्यान रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया, ये रिसेंट में बनाई गई है, करंट अफेयर्स में भी रहा था, 2020 के एक्ट से ये बनाई गई थी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के थ्रू बनाया गया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में बनाई गई थी, ये कॉम्पिटिशन को मेजर करती है। एग्जाम्पल के थ्रू कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, कुछ सालों पहले देखा होगा, जियो अपना फ्री में सर्विस दे रहा था, फ्री सर्विस दे रही थी, और इसलिए जितने भी लोग एयरटेल के कस्टमर थे या फिर वोडा VI के कस्टमर थे, ये लोग छोड़ करके जियो का सिम ले रहे थे और फ्री में
अपना जो भी काम करना था कर रहे थे। एयरटेल और वीआई ने अल्टीमेटली सीसीआई में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक केस दायर किया। ये कहा कि यार जियो जो है फ्री अपना, इनके पास पैसे हैं तो फ्री में सर्विस दे करके मार्केट ख़राब कर दिए हैं, ये फेयर कंपटीशन नहीं है। सीसीआई ने कहा बिल्कुल सही बात है, ये फेयर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर सर्विस के पीछे चार्ज लिया जा रहा है और इसलिए पर्टिकुलर कंपनी का जो है नुकसान भी हो रहा है। और इसलिए जियो को फिर यहाँ पर फटकार लगाई गई और जियो ने फिर 149 रुपीज़ जो है चार्ज लगा दिया और इस तरीके से केसेस हो गए। तो कंपटीशन कमीशन क्या होती है समझ में आ गया होगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको हम लोग नालसा भी कई बार बोल देते हैं, नालसा होती है 1987 के थ्रू, लीगल सर्विस एक्ट के थ्रू ये बनाया गया है। ये एक्चुअल में आर्टिकल नंबर अगर मैं बात करूं 39A एक हमारा DPSP का आर्टिकल है जो कि फ्री लीगल जस्टिस के बारे में बात करता है कि अगर मान लो कोई बंदा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए कौन वकील हायर करेगा या फिर कौन वकील जाएगा। तो ये सरकारी वकील होते हैं, ये सरकारी वकील होते हैं और ये लोग नालसा के मेंबर होते हैं और ये लोग सर्विस फिर प्रोवाइड करते हैं। कोर्ट कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पूछता है कि आपका वकील कौन है, सामने वाला बंदा बोला मैं गरीब हूँ, मेरा कोई भी वकील, मेरा कोई भी केस लेने को तैयार नहीं है या फिर मेरा कोई केस नहीं ले रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है पैसे देने, मतलब कि वकील को देने के लिए। तो फिर कोर्ट कहता है कि हम आपको वकील अपॉइंट करके दे रहे हैं और वो नालसा का ही होता है। जैसे नालसा होती है वैसे ही सालसा होती है, यानी कि स्टेट का भी अपना लीगल सर्विस अथॉरिटी होते हैं, स्टेट के भी अपने वकील होते हैं। फिर हमारे पास होती है नाबार्ड, दिस इज़ NABARD, नाबार्ड बोला जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड एक्ट 1981 के थ्रू बनाई गई थी, ये बॉडी बनाई गई थी 1982 में, ये ध्यान रखना है। 1981 में एक्ट बना था लेकिन 1982 में ये बॉडी बन करके आ गई थी, जो कि मेन काम इनका क्या होता है, मेन काम इनका होता है जिस तरीके से RBI बैंक को रेगुलेट करती है, बैंक की सारी चीज़ों को देखती है, वैसे ही जो नाबार्ड होती है, ये नाबार्ड जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, मतलब गांव के जितने भी बैंक्स होती है, रीजनल रूरल बैंक होती हैं, उनको नाबार्ड बेसिकली देखता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। जिस तरीके से हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वैसे ही कुछ हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे RBI रेगुलेशन का काम करती है। ये RBI एक्ट 1935 से निकल करके आई है, तो इस एक्ट का भी ध्यान रखना है। फिर हमारे पास इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए IRDAI होती है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। पेंशन को रेगुलेट करने के लिए PFRDA होता है जो पेंशन को करती है। नेशनल हाउसिंग बैंक ये नेशनल हाउसिंग को, हाउसिंग फाइनेंस को देखती है। NHB ये 2000 में बेसिकली लाई गई थी एक्ट। फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी होती है TRI जो टेलीकॉम और टेरिफ्स को देखती है। बेसिकली जितने भी स्पेक्ट्रम यहाँ पर, जो स्पेक्ट्रम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो यहाँ पर अलोकेशन होती है या फिर जो ऑक्शनिंग होती है, वो सब इसी के द्वारा करवाई जाती है। नेशनल जो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन होती है, ये फिल्म की सर्टिफिकेशन और सेंसरशिप देती है। FSSAI होती है जो कि फूड सेफ्टी के लिए काम करती है। BIS होती है जो स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन, जैसे हॉलमार्क वगैरह सुना होगा कि सोने की गुणवत्ता हो गई, ये सब बताया जाता है। फिर बोर्ड फॉर कंट्रोल BCCI होती है जो क्रिकेट के लिए बनाई गई है। फिर हमारे पास कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी होती हैं, इन सब के पीछे कोई एक्ट नहीं है। जैसे ऊपर में हम लोगों ने देखा वी हैव सम एक्ट फॉर दिस रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी, इन सब के पीछे एक्ट होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी के पीछे कोई एक्ट नहीं होता है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती हैं, मतलब PM ने बोल दिया कि यार मैं एक नया बॉडी बना रहा हूँ, बस बन गया, नोटिफिकेशन के ज़रिए, ऑर्डर के ज़रिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसको बोलते हैं, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बन जाता है। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि DM साहब भी जो है कई बार ऑर्डर पास कर देते हैं और फिर नया बॉडी बना दिया जाता है। और सेम वैसे ही जो है पुलिस में अगर देखेंगे SSP लेवल पे, तो ये लोग भी पुलिस की कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर बना देते हैं कि ये वाला बंदा ट्रैफिक इंचार्ज रहेगा या फिर खाली करवाएगा, या फिर कहीं पर मान लो एक मतलब ये जैसे गाड़ी वाड़ी खड़ा कर देते हैं लोग ना, तो वो हो गया, अतिक्रमण हो गया, ये किए रहते हैं, तो उसके लिए एक अलग बॉडी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी में नीति आयोग हो सकती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो सकती है, CBI हो सकती है, लॉ कमीशन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ भी होती हैं। जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर देखा वी हैव सम एक्ट अगेंस्ट सम बॉडी, सेम वैसे ही यहाँ पर भी एक्ट होती है, उस एक्ट के थ्रू यहाँ पर बॉडीज़ बनाई जाती है। जैसे NGT हो गया, बात किए ही हम लोग, CIC हो गई, CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ये RTI एक्ट 2005 के थ्रू यहाँ पर बनाई गई थी। RTI एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। NHRC हो गई, ट्रिब्यूनल्स हो गए, SEBI हो गया, ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। इनके पास में केसेस फाइट करने का अधिकार होता है, सिविल राइट्स का भी अधिकार होता है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में।